नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 जो कि 12 जून 2022 को यह प्रस्तावित है। तो सामान्य अध्ययन पेपर के लिए जीएस टॉप 50 संभावित प्रश्नों का ये दूसरा सेट है। इसके पहले पहला सेट 50 क्वेश्चन का जो है अपलोड किया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी पे यदि आप यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आप साइन अप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे। गोल यानी कि आप किस एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं। फिर उसी से रिलेटेड वीडियो आपको जो है सामने देखने को मिलेगा और आप जो है नीचे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है आप अपने वीडियो को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप हमारे यदि आप रेफरल कोड यूज करते हैं एग्जाम लर्नर, रेफरल कोड ये आप यूज करेंगे तो 10% का आपको एडिशनल वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि जो भी फीस होगा उनमें आपको 10% का ये एडिशनल आपको उससे डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा। अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी सब्सक्रिप्शन की कीमत में जो है बहुत जल्द जो है बढ़ेगी। 1 अप्रैल से जो है 10% जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो 31 मार्च जो है लास्ट डेट है। तो यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा यहाँ पे एग्जाम लर्नर और आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऑफ़र जो है प्राइस अभी जल्द ही यानी कि 31 मार्च तक है, एक्सपायर होने वाला है। यूपी ट्रिपल एस सी लिखवाल का अभी जो है बैच शुरू किया गया है। वीडियो का बैच है, यूपी पुलिस कांस्टेबल। तो इन सब बैच से जो है आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है। कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम जीएस पेपर फर्स्ट का जो है टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोअर पीसीएस प्रीलिम एग्जाम का मॉक टेस्ट है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल मॉक टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल मॉक टेस्ट है और जो है यूपी ट्रिपल एस वीडियो का टेस्ट सीरीज है। तो जो भी बैच कोर्स है आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप से और अपनी तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। और आप जो है टेलीग्राम पे भी अनअकैडमी यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस जो है ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको जो वहाँ पे डिटेल मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहले वाली वीडियो में 50 क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, उसके आगे आज हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें एक तरफ दिया गया समिति, दूसरी तरफ उद्देश्य दिया गया है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है कौन सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन दिया गया, दामोदरन समिति का संबंध दिया गया आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों से। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दामोदरन समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग जो है सेवाओं में सुधार से, बैंकिंग सेवाओं में सुधार से संबंधित है दामोदरन समिति। बाकी जो है सभी सुमेलित हैं। एमएन गोईपोरिया समिति बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण से संबंधित है। और आरवी गुप्ता समिति कृषि ऋण में सुधार से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया था सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रुपे कार्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 4 जो ऑप्शन दिया गया इसमें एक कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया गया कि ये आरबीआई द्वारा शुरू की गई भुगतान योजना है रुपे, तो ये आपका जो है सही नहीं है। बाकी यह भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है, रुपे सही है। यह भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा में मदद करता है, ये भी सही है। और इसमें ट्रांजैक्शन कास्ट कम होता है, ये भी आपका सही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था। तो शुरू में इसे 100 जिलों में लागू किया गया था, ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया गया योजना और दूसरी तरफ उनका दिया गया प्रारंभ वर्ष, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा। उदय योजना दिया गया 2015 में, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, ये भी सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू हुआ, ये भी सही है।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2018 यहाँ पे दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत जो हुई थी 4 मई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपसे पूछा गया था, सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण विधि में शामिल किया जाता है? तो इसमें शामिल किया जाता है पवित्र उपवन एवं झीलों को। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका तो लखनऊ सही हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है, अनाथों की माँ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है वो? उनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के तहत प्रदूषणकारी तत्वों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शामिल नहीं है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है, तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है, बिल्कुल सही है। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग नेशनल पार्क मणिपुर में नहीं है बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपसे पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। पंपादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल में है, सही है। मुकुर्थुई नेशनल पार्क ये आपका तमिलनाडु में, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। मौलिंग नेशनल पार्क पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। फिर है, हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो विनय कुमार त्रिपाठी को। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विनय कुमार त्रिपाठी को भी हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? तो आपका वियना कन्वेंशन भी है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है और किगाली समझौता, ये सभी जो है ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ओजोन से, पूछा था ओजोन परत ये आपका किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में यह पाया जाता है ओजोन परत। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है? तो छाता विधान के नाम से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को जाना जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में यह लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पूछा था कब लागू हुआ? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1980 में। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। तो ये भी आपका पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया छाता विधान के नाम से किसे जाना जाता है या किस अधिनियम को जाना जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में जो कि पारित हुआ था, इसे छाता विधान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है, तो आपका मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन जो किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला दिया गया योजना अवकाश, जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी उसमें योजना अवकाश का जो समय दिया गया 1966-67, तो ये आपका गलत है। योजना अवकाश का जो समय काल था 1966 से लेकर के 1969 तक, यानी 3 वर्षों का जो था वह योजना अवकाश था। फिर अनवरत योजना देखा जाए तो 1979-80 दिया गया है, ये भी आपका गलत है। अनवरत योजना 1978 से लेकर के यह 1983 तक चला था अनवरत योजना। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल दिया गया 1985 से 1990 तक, तो ये आपका यहाँ पे सही है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा वो 85 से 90 तक रहा। 8वीं पंचवर्षीय योजना 90 से 95 दिया गया, ये आपका गलत है। 8वीं पंचवर्षीय योजना
जो था वह 1992 से लेकर के 97 तक था। तो आपसे पूछा गया था सही सुमेलित है कौन सा, तो सी ऑप्शन सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज वक्र की सहायता से आकलन किया जाता है। तो आय की विषमता का आकलन किया जाता है लॉरेंज वक्र की सहायता से। कई बार पूछा गया है यूपीपीएससी के एग्जाम में, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लॉरेंज वक्र की सहायता से किसका आकलन किया जाता है, तो आय की विषमता का आकलन किया जाता है। प्रयागराज में आगामी महाकुंभ का आयोजन कब होगा, तो अब 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं है कौन सा। तो इसमें देखा जाए फ्लोरिडा की जलधारा जो है ये आपका गर्म जलधारा है, न कि जो है ठंडी जलधारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पूछा गया ठंडी जलधारा नहीं है, बाकी फॉकलैंड की जलधारा हो गया, लेब्राडोर की जलधारा और बेंगुला की जलधारा, ये ठंडी जलधाराएँ हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया सबसे अधिक लवणता मृत सागर में पाई जाती है। दूसरा कथन दिया गया समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें देखा जाए तो दूसरा जो है सही है, केवल 2 बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है। पहला गलत है, सबसे अधिक लवणता दिया गया मृत सागर में पाई जाती है। तो ये आपका मृत सागर यानी कि डेड सी, जबकि ये वान झील जो है तुर्की में पाई जाती है सबसे अधिक लवणता। तो आपसे पूछा गया था इसमें कौन सा सही है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2 जो है वह सही है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ दिया गया नहर और दूसरी तरफ स्थान दिया गया था, तो कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। इसमें कील नहर जो दिया गया है जर्मनी में है, बिल्कुल सही है, बाकी जो है आपका गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सारगैसो सागर स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है, तो किर्गिस्तान की सीमा आपका कैस्पियन सागर से नहीं लगता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है, तो सही क्रम जो हो जाएगा आपका यहाँ पे उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो नल्ला मलाई हो जाएगा, जवादी पहाड़ियाँ, सेवराय पहाड़ियाँ और फिर आपका सबसे दक्षिण में जो है वह है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, उत्तर से दक्षिण क्रम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य से तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो तेलंगाना देखा जाए तो उड़ीसा से सीमा साझा नहीं करता है, कर्नाटक से तेलंगाना की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से भी लगता है और महाराष्ट्र से भी तेलंगाना की सीमा साझा होती है, उड़ीसा से इसकी सीमा साझा नहीं होता है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है, तो रुद्रप्रयाग है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर जो स्थान है वह है रुद्रप्रयाग। सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो एक तरफ दिया गया जलप्रपात, दूसरी तरफ नदी दी गई है। तो जोग जलप्रपात देखा जाए तो शरावती नदी पे है, एक हो जाएगा। दूसरा पुनासा जलप्रपात ये आपका चंबल नदी पर है, तो बी का हो जाएगा। तीसरा धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, सी का हो जाएगा पहला। और शिव समुद्रम जलप्रपात देखा जाए तो कावेरी नदी पर है, डी का हो जाएगा चौथा। 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 आप देख सकते हैं, पहला ही विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है, तो ये आपका जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जारी किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का सही आरोही क्रम पूछा गया है। आरोही मतलब बढ़ते हुए, तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा बी ऑप्शंस। हरियाणा का लिंगानुपात आपको पता होगा सबसे कम है जनगणना 2011 के अनुसार देखा जाए। उसके बाद जम्मू कश्मीर का, फिर सिक्किम, फिर पंजाब का। तो 2011 में तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, आपसे बढ़ते क्रम में पूछा गया है न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्यों का, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे अधिक जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही होगा, हरियाणा के सबसे अधिक जिले वो आपका एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं जो कि एनसीआर में शामिल हैं। 8वां जिला जो अभी शामिल हुआ है वो है शामली। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया गया है वो सिक्किम से होगा ये ऑप्शन, लेकिन ओवरऑल में देखा जाए जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन में है नहीं अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका सिक्किम सही हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है बिहार। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है का निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष यानी कि प्रथम देश कौन सा है? तो है वेनेजुएला। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कच्चा तेल संचित भंडार की दृष्टि से पूछा गया पहला देश जो है आपका वेनेजुएला हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन भारत का शीर्ष राज्य है? तो उड़ीसा आपका शीर्ष राज्य है कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए। फिर है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 168वां। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और लाल मिट्टी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है लाल मिट्टी में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर है, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। अमृत क्रांति काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और निम्नलिखित में से कौन जेट इंजन की आवाज़ का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो जेट इंजन का जो डेसिबल स्तर है वह आपका 140 से 150 डेसिबल। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पत्तों की सरसराहट एक बार पूछा गया है तो आपका 20 डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो, फिर है आईपीसीसी का गठन, फिर है स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, फिर है पहली वैश्विक जलवायु बैठक। तो यहाँ पे आपको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था स्टॉकहोम मानव पर्यावरण सम्मेलन, तो तीसरा जो है सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद आपका हुआ पहली वैश्विक जलवायु बैठक, फिर चौथा हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपका आईपीसीसी का गठन हुआ था तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हुआ पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो जो कि आपका 1992 में। फिर आपका लास्ट में हो जाएगा पहला 3 4 2 1। 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? तो एजी टांसले के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, लाल सागवान शीशम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रमुख उदाहरण हैं। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो कृषि की दृष्टि से अधिक उपजाऊ होती हैं। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका देखा जाए तो डी ऑप्शन सही होगा, ना तो 1 और ना ही 2। फिर है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला दिया गया अल्जीरिया, दूसरा है सूडान, तीसरा है इरिट्रिया, चौथा है मारिटानिया। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका सूडान जो दिया गया और इरिट्रिया, तो ना तो सूडान से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ना इरिट्रिया। अल्जीरिया से होकर के गुजरती है, मारिटोनिया से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछा गया कर्क रेखा किन देशों से होकर के नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे आपका दूसरा और तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, केवल 2 और 3। भारत में यदि पूछा जाए कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा चुनाव 1946 के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में लीग के कितने सदस्यों को विभाग प्रदान किया गया था? तो 5 सदस्यों को विभाग प्रदान किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो नीति आयोग आपका 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन किया गया था। तो यह अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2015 को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1866 ईस्वी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ दिया गया है राज्य, दूसरी तरफ लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो इस तरह के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो सही सुमेलित है कौन सा, इसमें आपको बताना है। और पहले दिया गया राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, दूसरा है आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 21 और कर्नाटक में 30। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश में भी जो है 25 है लोकसभा सीटों की संख्या। और केरल में जो दिया गया 21, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 21 नहीं बल्कि 20 है। कर्नाटक में 30 दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कर्नाटक में कितना है? 28 है लोकसभा सीटों की संख्या। तो इसमें आपसे पूछा गया सही सुमेलित है कौन सा? 1 और 2, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया गया फल, दूसरी तरफ दिया गया उनका खाने योग्य भाग। तो सुमेलित नहीं है कौन सा? तो पहला दिया गया अंगूर का जो खाने योग्य भाग है फलभित्ति, दूसरा है लीची एरिल दिया गया, नारियल का पुष्पासन दिया गया, केला का दिया गया अंतःभित्ति। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो दिया गया है नारियल का पुष्पासन नहीं बल्कि भ्रूणपोष खाने योग्य भाग्य होता है, उसका भाग होता है। तो आपसे पूछे सही सुमेलित नहीं है कौन सा? तो केवल 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी अंगूर का जो खाने योग्य भाग होता है फलभित्ति होता है, लीची का एरिल जो है खाया जाता है, केला का अंतःभित्ति खाने योग्य भाग होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल 3 जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे डी विकल्प जो दिया गया प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है, ये आपका सही है। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो इसमें क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इसरो ने मंगलयान लॉन्च किया था। तो 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च किया था किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा, यानी कि इसरो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटक बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, GSLV कितने चरणों वाला उपग्रह प्रक्षेपण यान है? तो ये आपका 3 चरणों वाला। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? तो प्राणहिता ये आपका गोदावरी की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की पूछा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी नदी की लंबाई देखा जाए तो 1465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी है गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी पूछा गया है, कौन सी है? प्राणहिता सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका GS टॉप 50 का दूसरा सेट। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।